हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और विषय है गद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 64 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कक्षा मेंशन करेंगे। कक्षा है 10, विषय है तो आज का विषय है हिंदी। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, ठीक है। तो आज का प्रकरण है लखनवी अंदाज, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को पठन पाठन के द्वारा उसे कठिन शब्दों का उच्चारण करना सिखाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को उचित आरोह विराम आदि के साथ वाचन में अभ्यास कराना, ठीक है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के लेखन क्षमता का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखक यशपाल साहब के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को इस लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक के जीवनी से परिचित कर सकेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल साहब के व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा किया गया एक रेल यात्रा के बारे में जानने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा हमारे भारत देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए, ठीक है। इसमें
छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में लिखेंगे 1। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अयोध्या में। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अयोध्या। ठीक है, अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लखनऊ। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, लखनऊ में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लखनवी नवाब। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखक यशपाल साहब द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी के बारे में आप सभी क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। ठीक है, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखक यशपाल साहब द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, और लखनवी अंदाज कहानी के लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक मशहूर रचनाकार यशपाल साहब हैं। यशपाल साहब का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था। यहीं पढ़ाई के दौरान ही उनका परिचय भारत के वीर शहीद भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ था। पढ़ाई के बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1967 में हुई। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग देंगे लेखक का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे यशपाल साहब का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इनकी कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं यशपाल साहब। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक यशपाल साहब का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 1903 में। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लखनवी अंदाज पाठ का सारांश
और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज लेखक यशपाल द्वारा लिखा गया एक कहानी है। लेखक यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में लेखक यशपाल जी अपना रेल यात्रा के बारे वर्णन किया है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लखनवी अंदाज कहानी के जो पहला पैराग्राफ है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन ... कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। और इस पैराग्राफ के बारे छात्र अध्यापक जो बच्चों समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या समझाते हैं। प्रस्तुत कहानी लेखक यशपाल जी द्वारा वर्णन किया गया है। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकेंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक यशपाल जी दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब से सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो लखनवी अंदाज कहानी का पहला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है मुफस्सिल। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। ठीक है, दूसरा है सफ़ेद पोश, इसका अर्थ होता है भद्र व्यक्ति। तीसरा है किफ़ायत। किफ़ायत का अर्थ होता है समझदारी से उपयोग करना। ठीक है, उसके बाद है उतावली, इसका अर्थ होता है शिखर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिपक्ष, इसका अर्थ होता है विपरीत। उसके बाद है तलब। तलब का अर्थ होता है इच्छा। उसके बाद है गवारा ना होना, इसका अर्थ है मन के अनुकूल ना होना। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं नवाब साहब की तरफ। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं। सफ़ेद पोश का अर्थ है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भद्र व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत कहानी लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल साहब जी द्वारा लिखा गया है। लेखक यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन
शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे लेखक की पुरानी आदत क्या थी। दूसरा प्रश्न करेंगे लेखक का अनुमान क्या था। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।